हेलो स्टूडेंट, मैं संजय चौहान, भूगोल का अध्यापक। आज हम बच्चों क्लास 12 का लेसन नंबर 4 विश्व जनसंख्या संरचना उसके बारे में अध्ययन करेंगे। बच्चों, पिछले वीडियो के अंदर हमने लिंग अनुपात की परिभाषाओं के बारे में और लिंग अनुपात की जो विशेषता पढ़ी थी उनके बारे में पढ़ा। आपने देखा कि विश्व स्तर पर सभी जगहों का जो लिंग अनुपात एक समान नहीं है। आपने ये भी देखा पश्चिमी जो राष्ट्र हैं उनके अंदर लिंग अनुपात स्त्रियों के अनुकूल पाया जाता है, जबकि एशिया देशों के अंदर लिंग अनुपात स्त्रियों के प्रतिकूल देखने को मिलता है। पश्चिमी देशों के अंदर देखा जाए तो गांवों के अंदर पुरुषों की संख्या अधिक पाई जाती है और शहरों के अंदर स्त्रियों की संख्या अधिक पाई जाती है, जबकि एशिया के अंदर यह स्थिति विपरीत देखने को मिलती है। एशिया के अंदर देखा जाए तो बच्चों इसमें गांवों के अंदर स्त्रियों की संख्या अधिक होती है और पुरुषों की संख्या शहरों में अधिक होती है। इसके अलावा एशिया के जो देश है उसके अंदर स्त्रियों के साथ विभिन्न प्रकार के दुर्व्यवहार और गौण स्थान प्राप्त समाज में होने के कारण उनकी काफी बार मातृ मृत्यु दर भी हो जाती है। और इसके अलावा पाकिस्तान और भारत जैसे देशों में स्त्रियों को समाज में गौण स्थान प्राप्त हुआ है। इसके अलावा समाज के अंदर स्त्री लिंग अनुपात कम होने का मुख्य कारण कन्या भ्रूण हत्या, स्त्री शिशु हत्या और महिला घरेलू हिंसा जैसे भी कारण उत्तरदायी बताए हुए हैं। इसके अलावा बच्चों हमने 1980 की जनसंख्या रिपोर्ट पढ़ी थी। उसके अनुसार देखा जाए तो विश्व का जो औसत लिंग अनुपात है 993 है, अर्थात प्रति 1000 पुरुषों पर 993 स्त्रियां हैं, अर्थात 7 स्त्रियां 1000 पुरुषों की तुलना में क्या है, कम है। फिर हमने 2004 की रिपोर्ट पढ़ी। उसके अंदर हमने देखा बच्चों प्रति 1000 स्त्रियों पर पुरुषों की संख्या 985 है, अर्थात 2004 के अनुसार 1000 पुरुषों के पीछे 15 स्त्रियों की संख्या क्या है, कम पाई जाती है। इसके अलावा बच्चों हमने विश्व के उन महाद्वीपों के बारे में पढ़ा जो सबसे अधिक लिंग अनुपात दर्ज करते हैं तथा सबसे कम लिंग अनुपात दर्ज करते हैं। विश्व के अंदर सबसे ज्यादा लिंग अनुपात का जो महाद्वीप है बच्चों वो यूरोप महाद्वीप है, जहां पर 1000 पूर्ण लिंग अनुपात देखने को मिलता है। मतलब 1000 पुरुषों पर 1000 पूर्ण स्त्रियां हैं, अर्थात पूर्ण स्त्रियां पुरुषों की तुलना में अधिक हैं। उसके बाद उत्तरी अमेरिका का लिंग अनुपात आता है। तीसरे नंबर पर दक्षिणी अमेरिका का स्थान आता है। चौथे नंबर पर एशिया का स्थान आता है और 5वें नंबर पर ओशिनिया का स्थान आता है और 6ठे नंबर पर अफ्रीका महाद्वीप का लिंग अनुपात में स्थान आता है। अर्थात विश्व के अंदर सबसे ज्यादा लिंग अनुपात वाला जो महाद्वीप हुआ वो यूरोप महाद्वीप हुआ और सबसे कम लिंग अनुपात वाला जो महाद्वीप हुआ वो अफ्रीका महाद्वीप हुआ। इसके अलावा हमने भारत के अंदर भी लिंग अनुपात देखे थे, तो भारत का जो औसत लिंग अनुपात था वो 940 था 2004 के अनुसार, और भारत के अंदर सबसे ज्यादा जो लिंग अनुपात था वो केरल राज्य का था। किसका था बच्चों? केरल राज्य का। और सबसे कम जो लिंग अनुपात था हरियाणा और पंजाब राज्य का है। हरियाणा का सबसे कम लिंग अनुपात 878 देखने को मिलता है। उसके बाद हमने बच्चों विश्व के अंदर जो लिंग अनुपात की भिन्नता के आधार पर जो प्रदेश है उनके बारे में अध्ययन करते हैं। विश्व के अंदर देखा जाए लिंग अनुपात की भिन्नता के आधार पर प्रदेशों को 4 भागों में बांटा गया है, जिसमें से पहला प्रदेश है अत्यधिक स्त्री अधिकता वाले देश। अत्यधिक स्त्री अधिकता वाले देश, इसका मतलब यह हुआ इस प्रदेश के अंदर पुरुषों की तुलना में स्त्रियां बहुत अधिक मात्रा में निवास या बहुत अधिक संख्या में निवास करती हैं। उसे हम कहते हैं अत्यधिक स्त्री अधिकता वाले देश। इसमें स्त्री की अधिकता, इसका पहला बिंदु है इस वर्ग में 1050 से अधिक लिंग अनुपात वाले देश सम्मिलित होते हैं। देखो अत्यधिक स्त्री अधिकता वाले देशों का जो लिंग अनुपात है वो कितना बताया, 1050 से अधिक। जिन देशों का लिंग अनुपात 1050 से अधिक होता है उन देशों को अत्यधिक स्त्री अधिकता वाले देशों में सम्मिलित करते हैं। अत्यधिक स्त्री अधिकता वाले देशों में क्या करते हैं? सम्मिलित
करते हैं। दूसरा बिंदु देखते हैं, इस वर्ग में पश्चिमी यूरोपीय देश, संयुक्त राज्य अमेरिका, कनाडा, दक्षिणी अमेरिका के दक्षिणी क्षेत्रों में स्त्रियों की संख्या अधिक है। और यदि अत्यधिक स्त्री अधिकता वाले देशों के अंदर देखा जाए तो पश्चिमी यूरोप के जो देश है वो संयुक्त राज्य अमेरिका के देश, कनाडा, दक्षिणी अमेरिका के दक्षिणी क्षेत्रों में यह देखने को मिलता है। यदि मानचित्र कौशल के आधार पर यदि हम देखते हैं तो इन कौन कौन से क्षेत्र हैं जहां पर ये अत्यधिक स्त्री अधिकता वाले देश सम्मिलित किए जाते हैं। देखो इसमें सबसे पहले आपको बताया हुआ है पश्चिमी यूरोपीय राष्ट्र। कौन से? पश्चिमी यूरोपीय राष्ट्र। तो ये जो हिस्सा है, ये जो हिस्सा वो आता है पश्चिमी यूरोपीय राष्ट्र। दूसरा ये हिस्सा आता है, उसके अंदर कौन सा है? संयुक्त राज्य अमेरिका। यहां पर एक देश है, उसका नाम है संयुक्त राज्य अमेरिका। यहां पर जो देश है उसका नाम है कनाडा। क्या नाम है? कनाडा। फिर बाद में अपन देखते हैं दक्षिणी अमेरिका के दक्षिण क्षेत्र। ये दक्षिण अमेरिका के ये सारे क्षेत्र है ना, ये दक्षिण क्षेत्र, दक्षिणी अमेरिका के दक्षिणी क्षेत्र। इन सभी क्षेत्रों के अंदर जो लिंग अनुपात है वो अत्यधिक स्त्री अधिकता वाला पाया जाता है। कौन सा पाया जाता है? अत्यधिक स्त्री अधिकता वाला लिंग अनुपात देखने को मिलता है। और अत्यधिक स्त्री अधिकता वाले में हमेशा याद रखना कि स्त्रियों के लिए जो दशाएं हैं वो अनुकूल पाई जाती है। स्त्रियों के लिए जो दशाएं हैं वो क्या पाई जाती है? अनुकूल देखने को मिलती है। और अनुकूल स्त्री का दशा देखने को मिलेगी तो वहां पर जनसंख्या भी क्या होगी? अधिक स्त्रियों की देखने को मिलेगी। अब दूसरा है स्त्री अधिकता वाले देश। देखो स्त्री अधिकता वाले देश में पुरुषों की तुलना में स्त्रियों की संख्या अधिक होती है। पुरुषों की तुलना में स्त्रियों की संख्या क्या होती है? अधिक। इसमें देखिए इस वर्ग में 1050 से 1000 लिंग अनुपात रखने वाले देशों को शामिल किया है। देखो अत्यधिक स्त्री अधिकता में 1050 से अधिक, लेकिन स्त्री अधिकता वाले देशों में 1050 से 1000 लिंग अनुपात वाले देशों को इसमें सम्मिलित किया जाता है। ठीक है बच्चों, 1050 से 1000। इस दूसरा बिंदु देखते हैं, इस वर्ग में यूक्रेन जो यूरोप महाद्वीप के अंदर है, यहाँ पर लगभग यहाँ पर आया हुआ है यूक्रेन। फिर बाद में अपन देखते हैं बेलारूस, ये भी यूरोप महाद्वीप का ही है, इसी के पास में ही है बेलारूस। ठीक है। फिर बाद में पोलैंड, इसी के यूरोप महाद्वीप का देश है पोलैंड। फिर मंगोलिया, एशिया महाद्वीप का देश है जो चीन के ऊपर आया हुआ है, मंगोलिया है। ठीक है बच्चों, एशिया महाद्वीप का देश है मंगोलिया। फिर कजाकिस्तान, ये भी एशिया का ही देश है बच्चों, यहाँ पर है कजाकिस्तान। ठीक है बच्चों, मुस्लिम कंट्री है। फिर इसके अंदर आप थाईलैंड, ये भी एशिया का ही है जो सफेद हाथियों के लिए प्रसिद्ध है, थाईलैंड। फिर उसके बाद कंबोडिया, आपको पता ही वियतनाम, लाओस, कंबोडिया, ये प्रशांत महासागर के अंदर द्वीपीय राष्ट्र है कंबोडिया। ठीक है बच्चों। फिर उसके बाद में म्यांमार, ये भारत के पास में ही है म्यांमार। ठीक है बच्चों। और इसके अलावा दक्षिणी अफ्रीका, ये जो देश है यहाँ पर दक्षिणी अफ्रीका। इन सभी देशों के अंदर स्त्री अधिकता वाली जनसंख्या पाई जाती है। तो वापस से देख लेना, यूक्रेन जो यूरोप महाद्वीप में है, बेलारूस यूरोप महाद्वीप में है, पोलैंड यूरोप महाद्वीप में है, मंगोलिया एशिया में है, कजाकिस्तान एशिया में है, कंबोडिया एशिया के अंदर आया, म्यांमार एशिया के अंदर, थाईलैंड एशिया के अंदर है, और दक्षिण अफ्रीका महाद्वीप के अंदर है जहां पर स्त्री अधिकता पाई जाती है। फिर तीसरा पुरुष अधिकता वाले देश, इसमें पुरुषों की संख्या स्त्रियों से क्या पाई जाती? अधिक पाई जाती है। पुरुषों की संख्या स्त्रियों से क्या पाई जाती? अधिक, उसे पुरुष अधिकता वाले देश कहते हैं। इस वर्ग के देशों में लिंग अनुपात 1000 से 950 के बीच में पाया जाता है। देखो पुरुष अधिकता हुआ है, क्या होता है? लिंग अनुपात 1000 से लेकर 950 के बीच में देखने को मिलता है।
याद रखना 1000 से लेकर 950 के बीच में। अगला बिंदु, इस वर्ग में ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, चीन, कोरिया, मैक्सिको, ब्राजील, ईरान और क्यूबा देशों में पुरुषों की अधिकता है। तो पुरुष अधिकता वाले देशों में कौन कौन आता है? ऑस्ट्रेलिया आता है, न्यूजीलैंड आता है, चीन आता है, कोरिया आता है, मेक्सिको आता है, ब्राजील, ईरान और क्यूबा देश है। अब देखते हैं नक्शे के अंदर ये कहां पर है? ऑस्ट्रेलिया, तो यह है ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया, ठीक है बच्चों। फिर उसके बाद में न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया के पास में यहाँ पर द्वीपीय राष्ट्र है जो ओशिनिया के अंदर संयुक्त होता है, न्यूजीलैंड, क्या नाम है? न्यूजीलैंड। फिर है चीन, तो यहाँ पर आया हुआ है चीन, ठीक है बच्चों। फिर बाद में कोरिया, कोरिया यहाँ पर आया हुआ है, जापान के नीचे यह कोरिया है, कोरिया, ठीक है बच्चों। मैक्सिको यहाँ पर आया हुआ है, यहाँ पर संयुक्त राज्य अमेरिका के नीचे यहाँ पर है, ठीक है। ब्राजील यहाँ पर आया हुआ बच्चों, दक्षिण अमेरिका के अंदर ब्राजील। फिर बाद में ईरान यहाँ पर एशिया के अंदर, यहाँ पर कजाकिस्तान के पास ईरान, इराक आए हुए हैं। फिर बाद में क्यूबा यहाँ पर आए हुए हैं, उत्तरी अमेरिका के अंदर जो वेस्ट इंडीज जो है देश, उसके द्वीपों का एक क्षेत्र है, उसका नाम है क्यूबा, जिसकी राजधानी हवाना, जहां पर सर्वप्रथम क्रिस्टोफर कोलंबस ने अमेरिका के रूप में सबसे पहले पैर यहाँ पर ही रखे। तो यदि आपसे पूछा जाए अमेरिका की खोज करते समय क्रिस्टोफर कोलंबस किस द्वीप पर सबसे पहले पहुंचा, तो उसका नाम होगा क्यूबा पर। कौन से पर? क्यूबा पर पहुंचा और अमेरिका की उन्होंने खोज की थी। देखो क्रिस्टोफर कोलंबस भारत आना चाहता था और कहां चला गया था? अमेरिका, और उन्होंने अमेरिका को रेड इंडियन के नाम से उन क्षेत्रों को प्रदर्शित किया था। अब हम अगले बिंदु को देखते हैं, अत्यधिक पुरुष अधिकता। इन देशों के अंदर पुरुषों की संख्या स्त्रियों से बहुत अधिक होती है, इसलिए इसे अत्यधिक पुरुष अधिकता वाले देश कहलाते हैं। विश्व में कई देशों में 950 से भी कम लिंग अनुपात पाया जाता है। विश्व के ऐसे बहुत सारे देश हैं जिनका लिंग अनुपात कितना है? 950 से कम। जिन देशों का लिंग अनुपात 950 से कम पाया जाता है उसे अत्यधिक पुरुष अधिकता वाले देश कहा जाता है, ठीक है बच्चों। भारत इस श्रेणी का मुख्य प्रतिनिधित्व करता देश है और भारत है इस वर्ग का प्रमुख देशों में से एक है, क्योंकि भारत का जो लिंग अनुपात है वो कितना है? 940, जो 950 से क्या है? कम है। इसलिए भारत अत्यधिक पुरुष अधिकता वाले देशों के अंदर सम्मिलित किए जाते हैं। जहां घटता लिंग अनुपात जनसंख्या के असंतुलन के लिए चिंताजनक है, और भारत जैसे देशों में और भारत के अंदर लिंग अनुपात कम हो रहा है, घट रहा है, एक चिंता का विषय है। क्योंकि लिंग अनुपात कम होने का मतलब है देश के सामाजिक, सांस्कृतिक और आर्थिक विकास को ऊपर ठेस पहुंचना या नुकसान पहुंचना। जिस देशों के अंदर लिंग अनुपात कुछ होता है वहां की प्रजनन शक्ति, युवा शक्ति बहुत अधिक होती है, साथ में देश के आर्थिक विकास में भी लिंग अनुपात का बड़ा योगदान होता है। आपने देखा होगा कि आर्थिक विकास जब ज्ञात किया जाता है तो उसमें आपके शिक्षा, लिंग अनुपात, इन सब को दर्ज करके ही निर्धारित किया जाता है। अब हम अगला बिंदु लेते हैं, भारत जैसे देशों में लिंग अनुपात कम होने के क्या कारण हैं। देखो भारत में लिंग अनुपात कम होने के क्या कारण हैं उनके बारे में जानना है। पहला है समाज का परंपरावादी होना। समाज का क्या है? परंपरावादी होना। आपको मालूम ही है भारतीय जो समाज है, भारतीय समाज है वो कैसा है? पितृसत्तात्मक है। कैसी है? पितृसत्तात्मक। इसका मतलब ये होता है कि भारतीय समाज के अनुसार पिता की जो परिसंपत्ति होती है उस पर पूर्ण रूप से अधिकार किसका होता है? बेटी का होता है। क्या होता है? बेटी का होता है। और हमारे समाज में ये माना जाता है कि जब बेटा होता है तो वो अपने पिता को जो अग्नि होती है मृत्यु के उपरांत दी जाती है वो भी देता है। और इसके अलावा हमारे समाज के अंदर अंधविश्वास है कि बेटी होती है वो हमारे वंश को आगे नहीं बढ़ाएगी, हमारा वंश खत्म कर देगी, बेटा होगा तो हमारा वंश बना रहेगा, आगे बढ़ेगा। इसलिए बेटे की चाह हमेशा
बनी रहती हैं, चाहे बेटी 4-5 हो जाए फिर भी बेटी का आस बनी रहती है। और कुछ ऐसे भी लोग होते हैं जहाँ पर 2-3 लड़के होने के बाद बेटी की चाह नहीं रखते हैं और बेटी को गर्भ में ही भ्रूण हत्या के रूप में मार देते हैं। स्त्रियों में शिक्षा की कमी, आज देखते हैं तो स्त्रियों में शिक्षा बहुत ज्यादा उजागर हो चुकी है, लेकिन हम पहले की बात करें तो स्त्रियों में शिक्षा की क्या थी, कमी थी। और शिक्षा की कमी के कारण जो उनके कर्तव्य थे, उनके जो अधिकार है उनको मालूम नहीं थे, और कर्तव्य अधिकार के लिए वो शिक्षा की कमी के कारण पुरुष प्रधान देश में लड़ नहीं सकती थी। लेकिन वर्तमान में एजुकेशन मिल जाने के कारण ये स्त्रियां समाज के अंदर अपने पुरुष के बराबर कंधा से कंधा मिलाकर चल रही हैं। साथ में संविधान के बने हुए जो नियम और कानून हैं उनके द्वारा उनका पालना करते हुए अपने समाज के अंदर अपना प्रतिनिधित्व भी कर रही है। आपको पता ही है, जब एक स्त्री में शिक्षा की कमी होती है तो उसके ऊपर हजारों अत्याचार किए जाते हैं, उनके साथ मारपीट कर दी जाती है। यदि वो पढ़ी लिखी हुई होती हैं तो उनके पास एक साक्षरता का ज्ञान होने के कारण उन अत्याचारों को वो रोक सकती है। इसके अलावा यदि स्त्री पढ़ी लिखी होती है तो आने वाली जो संतान है या पीढ़ी है उनको भी वो अच्छी तरह से पढ़ा सकती है, लिखा सकती है, और शिक्षा से संबंधित हमारे जो अधिकार हैं उनको वो बता सकती है। और आने वाली जो स्त्री बच्चियां होती है उनको भी वो अच्छी एजुकेशन प्राप्त कर सकती है, क्योंकि पढ़ी लिखी जो स्त्री होती हैं वो एक रोजगार के अंदर पुरुष के समान अवसर प्रदान करती हैं, साथ में समाज के अंदर उनका उच्च स्थान भी मिलता है। अगला बिंदु, समाज के अंदर समान रोजगार की प्रवृत्ति, समान कार्य के लिए समान वेतन, इस तरह के बहुत सारे नियम बनाए गए। आपको मालूम ही है, समानता का अधिकार, समानता का अधिकार है, उसके अंदर ये संविधान में कहा गया है चाहे स्त्री हो चाहे पुरुष हो उनको समान रूप से रोजगार के, चाहे समान रूप से जो भी अधिकार है वो मिलेंगे, उसके साथ किसी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जाएगा, संविधान अनुच्छेद 14 के अनुसार। इसके अलावा ये भी बताया गया है संविधान के अनुच्छेद 44 के अनुसार समान कार्य के लिए समान वेतन मिलेगा, और उसके लिए स्त्रियों के साथ किसी प्रकार के कार्य को समान होने के बाद उसके वेतन में कोई प्रकार की कटौती नहीं की जाएगी। और पुरुष के समान यदि एजुकेशन में समान पड़ी हुई हो तो उनके समान पद पर उनको लगाया जाएगा रोजगार के रूप में। ये सारे जो नियम है सरकार ने अपने संविधान के अंदर बनाए, जिससे आज स्त्रियों को समान कार्य के लिए समान रोजगार मिल रहा है। अगला, स्त्रियों में सुरक्षा तथा समान उचित स्थान प्राप्त नहीं, और वर्तमान में देखते हैं तो स्त्रियों को पूर्ण रूप से सुरक्षा भी नहीं मिल रही है, और स्थान जो सरकार के द्वारा जो स्त्रियों को उचित स्थान मिलना चाहिए, समाज में जो प्रमुख स्थान मिलना चाहिए वो भी उनको नहीं मिल पाता है। इस कारण से आज स्त्रियां का जो लिंग अनुपात है वो भारत जैसे देश में क्या होता जा रहा है, कम होता जा रहा है। अब हम ले रहे हैं जनसंख्या संगठन। जनसंख्या संगठन, यदि पूछते जनसंख्या संगठन क्या है तो इसकी सीधी सी परिभाषा है बच्चों, जनसंख्या संगठन में ग्रामीण व नगरीय जनसंख्या का अध्ययन किया जाता है। याद रखना बच्चों, जनसंख्या संगठन में ग्रामीण और नगरीय जनसंख्या का क्या किया जाता है, अध्ययन किया जाता है। उसमें यह देखा जाता है ग्रामीण जनसंख्या कितनी है, नगरीय जनसंख्या कितनी है, ग्रामीण जनसंख्या का लिंगानुपात कितना है, नगरीय जनसंख्या का लिंगानुपात कितना है। तो इसलिए जनसंख्या संगठन में ग्रामीण और नगरीय जनसंख्या का अध्ययन किया जाता है, और इसमें यह लिखा भी जाता कि ग्रामीण जनसंख्या क्या है या ग्रामीण जनसंख्या किसे कहते हैं। तो ग्रामीण जनसंख्या की यदि आपसे परिभाषा पूछी जाए तो इनका सबसे प्रमुख कारण है या उनके जानने की तरीका है वो है इनकी आर्थिक क्रियाएं। क्या है, आर्थिक क्रियाएं। तो याद रखना बच्चों, आपको पूछा जाए ग्रामीण नगरीय जनसंख्या का अध्ययन
आर्थिक क्रियाओं के आधार पर किया जाता है। याद रखना बच्चों, ग्रामीण नगरीय जनसंख्या का अध्ययन आर्थिक क्रियाओं के आधार पर किया जाता है। अब आपसे पूछ लें, ग्रामीण जनसंख्या ग्रामीण जनसंख्या के लोग प्राथमिक क्रिया करते हैं। ग्रामीण जनसंख्या के लोग कौन सी क्रिया करते हैं? प्राथमिक क्रिया। यदि आपसे पूछ ले प्राथमिक क्रिया क्या है, तो याद रखना, प्रकृति से प्राप्त पदार्थों का सीधे ही उपयोग में ली जाने वाली क्रिया को प्रकृति से प्राप्त पदार्थों को सीधे ही उपयोग में ली जाने वाली क्रिया को क्या कहा जाता है बच्चों? प्राथमिक क्रिया। क्या कहा जाता है? प्राथमिक क्रिया, जिसमें ग्रामीण लोग कृषि क्रिया करते हैं, पशुपालन करते हैं, मत्स्य पालन और खनन क्रिया करते हैं। ये सब ग्रामीण लोगों के प्रमुख व्यवसाय हैं, जिनके आधार पर उनको ग्रामीण जनसंख्या कहा जाता है। फिर नगरीय जनसंख्या नगरीय जनसंख्या के लोग गैर प्राथमिक क्रिया करते हैं। कौन सी क्रिया करते हैं बच्चों? गैर प्राथमिक क्रिया करते हैं। ग्रामीण क्षेत्र के जो लोग हैं प्राथमिक क्रिया करते हैं, और नगरीय क्षेत्र के जो लोग हैं वो गैर प्राथमिक क्रिया करते हैं। कौन सी करते हैं? गैर प्राथमिक क्रिया के अंतर्गत देखा जाए तो बच्चों, इसमें द्वितीय क्रिया, तृतीय क्रिया और तृतीय क्रिया के दो उपविभाग, चतुर्थ क्रिया और पंचम क्रिया सम्मिलित है। ये सारे क्रियाओं में कार्य करने वाले जो लोग होते हैं वो नगरीय जनसंख्या कहलाती है। अब बच्चों, यदि द्वितीय क्रिया की बात करें तो इसमें प्रकृति से प्राप्त जो भी पदार्थ होते हैं उनका रूप परिवर्तन करके उसका उपयोग कर लिया जाता है, उसे हम द्वितीय क्रिया कहते हैं। तृतीय क्रियाएं होती हैं वो सेवाओं से संबंधित क्रियाओं में से होती है। ऐसी क्रिया जिसे सेवाओं से संबंधित क्रिया की जाती है उसे तृतीय क्रिया कहते हैं। और चतुर्थ क्रिया शोध अनुसंधान संबंधित की जाने वाली क्रियाओं को क्या कहते हैं? चतुर्थ क्रिया। और पंचम क्रिया एक ऐसी क्रिया होती है जिसमें निर्णय उच्च अधिकारी के लिए पंचम क्रिया एक ऐसी क्रिया होती है जिसके निर्णय है वो उच्च अधिकारी के द्वारा लिए जाते हैं, जिनके निर्णय स्वयं या उसका उच्च अधिकारी ही बदल सकता है। उसे हम पंचम क्रिया या स्वर्णकोलर क्रिया के नाम से भी जानते हैं। बच्चों, हमने देखा ग्रामीण नगरीय जनसंख्या का अध्ययन हम जनसंख्या संगठन के आधार पर करते हैं, और हमने ग्रामीण नगरीय जनसंख्या का अध्ययन भी किया कि ग्रामीण जनसंख्या किसे कहते हैं और नगरीय जनसंख्या किसे कहते हैं। इसके अलावा हमने बच्चों इस वीडियो के अंदर हमने लिंग अनुपात की भिन्नता के आधार पर हमने उनके क्षेत्र पढ़े। अत्यधिक स्त्री अधिकता वाले, दूसरा स्त्री अधिकता वाले प्रदेश, तीसरा पुरुष अधिकता वाले प्रदेश और चौथा अत्यधिक पुरुष अधिकता वाले प्रदेश। इसके अलावा हमने भारत में लिंग अनुपात कम होने के क्या कारण है उनके बारे में भी
जाना। अब नेक्स्ट वीडियो है उसके अंदर जनसंख्या संगठन से संबंधित जो भी महत्वपूर्ण बिंदु है उनका विश्लेषण के साथ हम अध्ययन करेंगे। थैंक यू।